हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक है, इसीलिए इसे पूरा सुनिए। नमस्ते दोस्तों, आज फिर स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। बस भीड़ से एकदम खचाखच भरी हुई थी। पैसेंजर एक दूसरे के बदन से एकदम सटे हुए थे। किसी को भी एकदम हिलने की जगह नहीं थी। गीता भी उस भीड़ में बुरी फंसी हुई थी। उसकी सहेली ने उसे बुलाया था। पति घर ना होने की वजह से वह आवाज अपनी सहेली के पास जाने के लिए निकली थी। जब भी उसे या उसकी सहेली को ऐसा वक्त मिलता था तो वह एक दूसरे के घर एक रात के लिए आती जाती थी, जिससे उसका टाइम पास हो जाता। सहेली ने नया फ्लैट लिया था और आज पहली बार वह अपनी सहेली के नए घर पर जा रही थी। देखने में गीता बहुत ही खूबसूरत थी। आज 35 साल की होने के बावजूद भी और शादी के 15 साल होने के बाद भी वह एकदम 22 साल की लग रही थी। आमतौर पर इस उम्र में औरतें शादी और बच्चे होने के बाद मोटी हो जाती है, लेकिन गीता ने अपनी सेहत का काफी ध्यान रखा हुआ था। जरा भी चर्बी नहीं आने दी अपने शरीर पर। कंधों तक बाल, टाइट कसी हुई साड़ी, चूड़ीदार सलवार कमीज और हल्का सा मेकअप उसे भीड़ से अलग दिखा रहा था। गीता के जिस्म का सबसे आकर्षक हिस्सा था उसका शरीर। जब वह ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर चलती तो उसकी कमर किसी मोरनी की तरह ठुमकती थी। टाइट शरीर होने से ठुमकने में एक मदहोशी थी। टाइट साड़ी या कसी हुई चूड़ीदार सलवार और कुर्ती, एड़ी की सैंडल पहनने से उसके शरीर में नजरें भर दे। कितनी भीड़ और गर्मी है, कितने लोग भरे हैं इस बस के अंदर, और यह बस भी कितनी धीरे धीरे चल रही है। तभी एक लड़का उसके ऊपर आ जाता है। इस बार गुस्सा होने के बजाय गीता को लगा कि जैसे उससे ही गलती हुई और वह थोड़ी नरमी से मुस्कुराते हुए बोली, आई एम सॉरी, भीड़ की वजह से मैंने आपको गुस्से में देखा। गीता की बात सुनकर मुकेश ने भी कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पर खड़े रहने तक की जगह नहीं है इस बस में। इतने में भीड़ ने फिर पीछे से धक्का मुक्का किया और मुकेश पीछे से गीता से पूरा चिपक गया। मुकेश भीड़ को पीछे धक्का मुक्का देते हुए बोला, सॉरी मैडम, लेकिन क्या करूं, पीछे से इतनी भीड़ है कि धक्का मुक्का हो रहा है और आपसे टकरा जाता हूं। आई एम सॉरी। गीता समझी कि मुकेश सच कह रहा है, इसीलिए वह भी बेबस होकर मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बोली। मुकेश बोला, कितनी आबादी बढ़ गई है देश की, ठीक से सफर भी नहीं कर सकते। न जाने लोगों को इतने बच्चे पैदा करने का वक्त कैसे मिलता है। अपने ऊपर से उस आदमी का हाथ देखकर गीता को बुरा तो लगा था। उस मर्द का हाथ हटाने की उसके पास जगह भी नहीं थी, इसीलिए वह थोड़ी आगे होते हुए हल्की आवाज में बोली, देश की आबादी और लोग क्या क्या करते हैं यह जाने दो, आप थोड़ी पीछे खड़े रहो। अब मुकेश पीछे हटने वाला नहीं था। वह भी थोड़ा आगे खिसकते हुए बोला, अरे आंटी जी, कैसे पीछे जाऊं, देखो पीछे कितनी भीड़ है। आप तो सिर्फ पीछे से दबी हुई हो, मैं तो आगे आपसे और पीछे भीड़ से दबा हुआ हूँ। बोलो क्या करूं। गीता पीछे होकर थोड़ा उस आदमी के नजदीक जाकर उसके पैर पर अपनी ऊंची एड़ी का सैंडल रख कर बोली, अपना हाथ हटाओ, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मुकेश बोला, यार सबको क्या इसी बस में आना था। आंटी सॉरी, आपको तकलीफ हो रही है, पर क्या करूं। फिर हल्की आवाज में गीता के कान के पास में आकर मुकेश बोला, अरे भीड़ है तो यह सब चलता है। उस आदमी की बात से गीता समझ गई कि यह भीड़ का पूरा फायदा लेने वाला है और अब पीछे हटने वाला नहीं है, इसीलिए जैसे तैसे करके अपने आप को आराम देने की कोशिश करते हुए वह बोली, करीब मोहल्ला और कितनी ही दूर है पता नहीं, यह बस भी कैसे धीरे चल रही है। इससे अच्छा होता कि मैं रिक्शा ले लेती तो इस भीड़ से
कम से कम मेरा पीछा तो छूट जाता। मुकेश ने सोचा कि इज्जत की वजह से कुछ नहीं बोल सकेगी। मुकेश बोला, करीब मोहल्ला अब 20 मिनट में आएगा आंटी। आपका तो फिर भी ठीक है, मुझे तो गांधीनगर जाना है। आपके स्टॉप से 30 मिनट और आगे। आपके उतरने के बाद मुझे आधा घंटा इस भीड़ में आपके बगैर गुजारना पड़ेगा। गीता को भी अब पूरा एहसास हो गया कि वह आदमी इस भीड़ का फायदा उठा रहा है और वह कुछ नहीं कर सकती। बेबस होकर अब कोई विरोध किए बिना अपना शरीर ढीला छोड़ते हुए बोली, वैसे यह करीब मोहल्ला इलाका कैसा है? वहाँ से मुझे जामिया नगर जाना है। मुकेश बोला, मोहल्ला तो अच्छा है लेकिन वहाँ के लोग बेकार हैं, जरा संभल कर जाना। वहाँ गुंडे बहुत रहते हैं। वहाँ पर आंटियों और लड़कियों को बहुत ज्यादा छेड़ते हैं। आपका रिक्शा से ही जाना ठीक था। आंटी तुम आराम से खड़ी रहो, पीछे भीड़ हो भी गई तो तुमको तकलीफ नहीं होने दूंगा। गीता के पास आगे जाने की वजह नहीं थी, इसीलिए वह अब मुकेश के हरकतों का कोई विरोध नहीं कर रही थी, पर वह एक बात का ख्याल रख रही थी कि कोई यह देखे नहीं। गीता बोली, जामिया नगर जाने का कोई दूसरा रास्ता है क्या? आप मुझे पहुंचा जाएंगे वहां? अगर आप साथ रहेंगे तो गुंडे मुझे तंग भी नहीं करेंगे। इशारे से गीता मुकेश को अपने साथ आने के लिए बोल रही थी और यह बात मुकेश समझ गया कि गीता के पल्लू उड़ने से यह भी समझा कि यह औरत प्यार चाहती है। वह समझा कि इसको अच्छा लग रहा है, कुछ बोल नहीं रही है, देखते हैं कब तक विरोध नहीं करती। मुकेश बोला, दूसरा रास्ता बड़ी दूर का है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा जामिया नगर। मैं मर्द हूँ, मेरे साथ करीब मोहल्ला जाओगी तो कोई नहीं छेड़ेगा और तुम्हारे लिए इतना तो जरूर करूंगा मैं। गीता बोली, शुक्रिया मुकेश, पर तेरा इरादा क्या है? भीड़ का इतना बेफायदा ना लेने का। ऐसे में मैं कुछ बोली नहीं, इसीलिए या मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं है। इरादा क्या है, बता तो सही। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही कुछ समझ लो। अब तुम लग ही रही हो इतनी अच्छी कि मुझे रहा ना गया। मुकेश को देखते हुए उसने कहा, छोड़ो उसे, जहाँ जितना करना उतना ही करना। तुम लोगों की यही तकलीफ है, थोड़ी देर थी कि पूरा हाथ पकड़ लेते हो। यह लो, मेरा स्टैंड आ गया, तुम चलते हो क्या मेरे साथ मुझे जामिया नगर छोड़ने? मुकेश गीता का हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हारे साथ जाऊंगा आंटी, लेकिन मेरे वक्त की क्या कीमत दोगी? मुकेश ने गीता का हाथ कुछ ऐसे पकड़ा, वह बोली, आप चाहते क्या हो? इस मर्द के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। वह भी तैयार हो गई और मुस्कुराकर वह बोली, अरे पहले बस से उतर तो सही, मुझे ठीक से पहुंचा तो अच्छी कीमत दूंगी तेरे वक्त की। देख बस रुकेगी, अब मैं उतर रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए इससे ज्यादा तो तू भी उतर जा नीचे मेरे साथ। गीता का बस स्टॉप आ गया और वह सड़क के आगे जाकर बस से उतरने लगी। गीता का जवाब सुनकर मुकेश बस छोड़कर उसके पीछे उतरा और जरा आगे तक दोनों साथ साथ चलने लगे। मुकेश गीता को लेकर चलने लगा। आगे काफी सुनसान गली का पूरा अंधेरा था। मुकेश गीता से बोला, जामिया नगर में इतनी रात को क्या काम है आंटी? किससे मिलने जा रही हो तुम इतनी रात को? घबराती हुई गीता मुकेश से बोली। मुकेश हाथ हटा, यहाँ से पता नहीं चलता क्या? यहाँ रास्ते में कितने लोग आते जाते हैं। मैं जामिया नगर अपनी सहेली के घर पर जा रही हूँ, मुकेश ने कहा। गीता, जैसे अच्छा तेरा नाम वैसे अच्छा तेरा रूप है। सुनो आंटी, इस अंधेरे में किसी को कुछ नहीं दिखता, वैसे भी इस वक्त कोई भी आता जाता नहीं यहाँ पर, इसीलिए तुम डरना नहीं। बिल्कुल, मुकेश बोला। इस वक्त सहेली के घर पर ऐसा क्या काम निकल आया तुम्हारा? किसी के देखने के डर से गीता जल्दी जल्दी मुकेश के आगे चलती हुई सड़क से उतरकर सुनसान जगह में एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही मुकेश उसके सामने आया तब वह बोली, तुम क्या कर रहे हो? सड़क पर ऐसे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा?
आज मेरी सहेली ने मुझे उसके नए घर पर बुलाया था, इसीलिए मैं उसके घर जा रही हूँ। मुकेश बोला, यहाँ कौन देखने आता है, कौन मर्द कौन सी औरत के साथ क्या कर रहा है। अब वैसे भी कोई हमें देखे तो क्या होगा, वह भी वही करेगा जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। या तो सब यही सोचेंगे हम मियाँ बीवी हैं और घर में मस्ती करने को नहीं मिलती, इसीलिए यहाँ आए हैं। गीता अब कोई भी ऐतराज किए बिना मुकेश गीता बोली, हाय राम, कितना बेशरम है तू, बाप रे, कैसी कैसी बातें करता है। उम्र में मैं तो उससे 15-20 साल बड़ी हूँ, वैसे भी हम मियाँ बीवी को बच्चों के सो जाने के बाद ही करते हैं। यह सब बोलने के बाद गीता ने अपनी सहेली को फोन करके बताया कि वह किसी काम में फंस चुकी है, इसीलिए उसे आने में देर हो जाएगी, लेकिन वह आएगी जरूर। फोन पर हुई गीता की बात सुनकर मुकेश खुश हो गया और बोला, यह अच्छा किया आंटी तुमने की सहेली से कहा कि मुझे देर होने वाली है। मुकेश, तू पहला मर्द नहीं जो मुझे देखकर मेरे पीछे पड़ा है। पिछले कई सालों में तो वह पहले मर्द है जिसे मैं पूरी कर दी है। शादी से पहले मैंने कई लड़कों से प्यार किया है, पर मुकेश इतनी भी गाली मत दे मेरे पति को और उसे इतना भी निकम्मा मत समझ। मेरी दोनों बेटियों का बाप मेरे पति ही है। दोस्तों, क्या आप इसके आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।